नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं यमए और बीए की जो सीरीज है वो आप सभी देख रहे हैं। आज हमारा जो क्लास है वो 9वां क्लास है। जैसा कि आप सभी को पहले मैंने बता दिया था कि हमने मौर्य वंश के लास्ट शासक यानी कि जो बृहद्रथ थे उनको देखा था और उनको उनकी मृत्यु करने के बाद जो अगला शासक बने थे वो पुष्यमित्र शुंग थे, यानी कि पुष्यमित्र शुंग थे। उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो आज हम उन्हीं के बारे में देखेंगे कि पुष्यमित्र जो शुंग हैं उनके जो शुंग वंश है उनके बारे में जो वर्णन हमें जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है वो सारी बातें आज हम करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में कर्ण वंश के बारे में भी देखेंगे। तो इस प्रकार से आज की जो हमारी क्लास है वह शुंग वंश के ऊपर आधारित है। शुंग वंश पर आधारित है। आपको बता दूं कि जो मौर्य वंश के शासक थे यानी कि मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था बृहद्रथ। मौर्य वंश के अंतिम शासक इनका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ था और इन्होंने ही इनकी मृत्यु करके यानी कि इनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग जो थे वह करते हैं। इनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग एक शुंग वंश का स्थापना करते हैं। स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे उनका नाम था बृहद्रथ और उन्हीं की हत्या करके पुष्यमित्र जो शुंग थे इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। और इनका जो टाइम पीरियड है मैं आपको बता दूं कि पुष्यमित्र शुंग का यानी कि जो इनकी मृत्यु का टाइम पीरियड है 185 ईसा पूर्व 185 ईसा पूर्व। तो इस प्रकार से जो इनका टाइम पीरियड है वो इसी प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है। और आगे की जो हमारी अब आगे जो हमारा होगा एक मैंने एक बेसिक जो जानकारी थी वो आपको दे दी ताकि आपका जो है एक रिमेम्बर क्रिएट हो सके। तो उस प्रकार से आप देखेंगे कि जो शुंग वंश है उनके जो शासक हैं वो पुष्यमित्र शुंग है। अब इनकी उपाधियों के बारे में बात करेंगे और इनकी ये उस समय क्या थे। तो आपको बता दूं कि यह उस समय बृहद्रथ के एक सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे। बृहद्रथ के सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे। इस प्रकार से आपको बता दूं कि ये उस समय सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे और जिस समय इन्होंने इनकी हत्या की थी यानी कि बृहद्रथ की हत्या कर दी उस समय यह सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे। और बृहद्रथ जो थे वह एक सैन्य निरीक्षण यानी कि देखेंगे कि सैन्य जो निरीक्षण होता है वह करने के लिए वो गए थे तो उसी वहीं पर इन्होंने हत्या कर दी। ऐसा हमें तमाम पुराणों में ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है कि यमन जो शासक थे यानी कि जो हिंदू ग्रीक जो शासक थे उन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। तो यह एक जो कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं कि एक कमजोर शासक से एक अयोग्य शासक थे, एक डरपोक शासक थे। तो इन्होंने अपनी सेना को पीछे करने का आदेश दिया यानी कि आपको पीछे हटने का आदेश दिया। और जो पुष्यमित्र शुंग थे ये सेनापति के रूप में उसमें कार्य कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि हम कभी पीछे नहीं हटेंगे यानी कि हमारी सेना जो है वह कभी पीछे नहीं हटेगी। इस प्रकार से इन्होंने ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है कि इनकी जो मृत्यु की थी वो इसी कारण की थी कि इन्होंने अपनी सेना को पीछे आने के लिए कहा था। और ऐसा भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है कि जो हिंद यवन शासक थे
उन्होंने आक्रमण करते करते वो पाटलिपुत्र आ पहुंचे थे और इनको चारों तरफ से घेर लिया था। और उसके बाद तब बृहदत्त ने अपनी सेना का नेतृत्व संभाला और इनकी हत्या करने के बाद अपने को एक नए वंश का नींव डाला और अपने को यहाँ का शासक नियुक्त किया। उसके बाद उन्होंने उनको हराया। तो ये सब जो सारी बातें हैं मैं आपको आगे डिस्कस करता हुआ चलूंगा। तो आपको बता दूं कि सेनापति के रूप में उसमें कार्य कर रहे थे और जिस समय इनकी हत्या हुई थी ऐसा कहा जाता है कि उस समय यह बृहदत्त जो थे वह सेना का निरीक्षण करने के लिए आए थे। तो इस प्रकार से हम देखते हुए चल रहे हैं। तो आपको बता दें, अब मैंने एक जो शुरुआत एक स्टार्टिंग जो पॉइंट था वो आपको बता दिया। अब उसके आगे की जो बातें हैं मैं आपको बताऊंगा कि जो शुंग वंश है, उसकी नींव तो किसने डाली थी मैंने बता दिया। उसके जो संस्थापक थे वो पुष्यमित्र सिंह थे, मैंने आपको बताया। जो इनका टाइम पीरियड है वो 184 के भी मिलता है, कहीं 185 ईसा पूर्व। आपको इस बात को नोट रखना है कि 184 या 185 ईसा पूर्व हमें इनको देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके बारे में जो हमें स्रोत देखने को मिलते हैं, यानी कि शुंग के बारे में जो हमें जानकारियां देखने को मिलती है वह कौन कौन सी ग्रंथ है। पहले मैं आपको एक प्रमाण के रूप में जो जहां से हमें इनके बारे में प्रमाण देखने को मिलता है उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो पतंजलि थे और पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य और जो दूसरे हैं वह आपको मनुस्मृति, यानी आप देखेंगे कि जो मनु है आपको अभी आगे जब मैं आपको बताऊंगा तो इसके बारे में बताऊंगा। जो मनु है, मनुस्मृति, मनुस्मृति और कालिदास का मालिका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र, मालिका अग्निमित्र से भी हमें जो है वो वर्णन देखने को मिलता है। ऐसा इनका एक इनके पुत्र थे वसुमित्र, उनके एक प्रेम प्रसंग के बारे में हमें जो जानकारी है वो इसमें देखने को मिलता है। जो सॉरी माफ कीजिएगा, अग्निमित्र इनके एक पुत्र थे, यानी कि पुष्यमित्र शुंग के एक पुत्र थे जिनका नाम था अग्निमित्र। उनका जो वर्णन है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। ऐसा वर्णन मिलता है कि जो वो हिंद यमन शासक से जब युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं तो उनपे जब विजय प्राप्त करके वापस लौट रहे होते हैं तो उनको रास्ते में एक राज्य पड़ता है और वहाँ की एक कह सकते हैं कि राजकुमारी थी जिनके प्यार में पड़ जाते हैं वो, यानी उनका नाम था स्वप्न दत्ता, ऐसा करके नाम उनका वर्णन हमें जो देखने को मिलता है। उनके प्यार में पड़ जाते हैं तो जो माफ कीजिएगा, मालविका जो थी वह एक नायिका थी और जो अग्निमित्र थे वो नायक के रूप में थे, यानी कि जो नायिका थी उनका नाम था मालविका और अग्निमित्र जो थे वह यहाँ के शासक थे। तो मालविका से इनका जो है वो प्रेम हो जाता है। तो यह वर्णन जो सारा इनका प्रेम प्रसंग का वर्णन है अग्निमित्र का, वो हमें इसमें देखने को मिलता है। सॉरी माफ कीजिएगा, वहाँ पे स्वप्न सदत्ता नहीं होगा, वो मैं किसी और की बातें यहाँ पे ले आ रहा था। तो आपको बता दूं कि जो मालविका है वो मालविका है और उनके के साथ प्रेम प्रसंग होता है इनका अग्निमित्र का। तो इसका वर्णन भी हमें इसमें देखने को मिल जाता है। और जो हमारा चौथा है पुराण, वो आपको बता दूं कि एक देवभूति नामक शासक है, देवभूति, उनका एक अभिलेख है, हमें प्रयाग कह सकते हैं कि अयोध्या अभिलेख, अयोध्या अभिलेख, अयोध्या अभिलेख है। यहाँ से भी हमें इनके बारे में जो वर्णन है वो पूर्ण रूप से जानकारी जो है वो प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे और आपको बौद्ध ग्रंथ भी देखने को मिलेंगे। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, ललित विस्तार, और एक भाग्य मंजूश्री ऐसा करके एक और ग्रंथ है, उस वहां से भी हमें वर्णन देखने को मिलता है।
उसके बाद एक सबसे जो इम्पोर्टेंट है यानी छठा जो है वो आपको बता दें कि मिनेंडर नामक जब हिंद यवन शासक भारत पे आक्रमण करते हैं तो उनका भी एक जो हमें वर्णन है वह देखने को मिलता है। नागसेन का जो एक भिक्षु है, बौद्ध भिक्षु है जिनका नाम है नागसेन नागसेन है, उनका जब उनसे एक वाद विवाद होता है तो उनसे एक जो मिनेंडर थे यानी कि जो मिनांडर थे उनका जब नागसेन से वाद विवाद होता है तो वहां पे एक और लेख का हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है क्या नाम था, चलिए मैं नाम इसका जो है आपको बता दूंगा, अभी मुझे नाम याद नहीं है। तो जो हमारे एक स्रोत हैं वो इस प्रकार से हैं और एक डालियोडोरस नामक एक शासक हैं जो कि भारत आते हैं, उनका एक गरुड़ स्तंभ लेख है, वहां से भी हमें इनके बारे में जो जानकारियां हैं वो देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जो मैंने एक स्रोत थे यानी कि जो स्रोत थे इनके बारे में या जो प्रमाण हमें मिलते हैं, प्रमाण उनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि 5 से 6 जो हमें प्रमाण है जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बता दिया। मिलिंद पन्हो, आपको बता दें कि मिलिंद पन्हो, आपको बता दें कि नागसेन और मिनेंडर के बीच में जो संवाद होता है उसका एक रचना होता है। तो उनका जो नाम है उस रचना का जो नाम है वो मिलिंद पन्हो है। इसमें हमें शुंग वंश के बारे में जो जानकारी है वो मिल जाती है। सॉरी माफ कीजिएगा, मैं भूल गया था, अभी याद आ गया, रिमेम्बर हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो जो मैंने आपको बातें बताई पतंजलि के बारे में, ये महाभाष्य के बारे में, ये सारी जो बातें हैं अब हम आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे। एक जो आपका बेसिक पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया कि इनके बारे में जो हमें प्रमाण मिलते हैं वो कहाँ से देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारे वर्णन कर दिए। तब बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग की जो उपाधि थी वो क्या थी। तो आपको बता दें कि इनकी जो उपाधि थी, उपाधि वह सेनानी और सेनापति की थी। सबसे ज्यादा जो फेमस थे यानी कि आपको बता दें जो उपाधि जिस जो ये इन्हें उपाधि दिया जाता था जिस कारण से ये फेमस थे वह नाम था सेनानी या सेनापति। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको सारी बातें थी इनके बारे में बता दी। एक तरफ से इनकी उपाधि जो थी वो ये थी। इनका जो समय था पुराणों में इनका ऐसा उल्लेख हमें देखने को मिलता है, इन्होंने 35 वर्ष तक शासन किया था, यानी कि इन्होंने 35 वर्ष तक शासन किया था पुराणों के अनुसार। पुराणों के अनुसार इन्होंने 35 वर्ष तक शासन किया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। मित्र शुंग ने 35 वर्ष तक शासन किया था। तो इनके बारे में जो बातें हैं वो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं और इनके बारे में जो अब हम आगे बढ़ेंगे कि इन्हीं के शासन काल में हिंद यवन आक्रमण हुआ था, यानी कि इनके ही शासन काल में जो यवन थे उनका आक्रमण जो था वो हुआ था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो बृहदत्त थे, ऐसा हमें पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहदत्त, उनके शासन ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है पुराणों में, हमें एक ऐसा जो धारणा है वो हमें देखने को मिलती है कि इन्होंने उस समय हिंद यवन शासकों ने जब भारत पे आक्रमण किया तो वो जो पश्चिम भारत के जो क्षेत्र हैं उनको वो यानी कि जीतते हुए पाटलिपुत्र की तरफ वो बढ़ते हैं और वहां पे बृहदत्त जो शासन कर रहे थे ये बहुत डरपोक और कह सकते हैं कि डरपोक शासक थे, यानी कि इनके पास जो योग्यता थी वो नहीं थी, अयोग्य शासक थे। तो इनको समझाते हैं पुष्यमित्र शुंग कि आप चलिए युद्ध लड़िए इनके साथ, मैं आपके साथ हूँ, ऐसा वैसा सब कुछ करते हैं। लेकिन ये जो है वो पीछे भाग जाते हैं और कहते हैं कि हमारी जो सेना है उसको पीछे ले लो, हम उनसे समझौता करेंगे। तो इस प्रकार से जो हमें वर्णन देखने को मिलता है इसी प्रकार से हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद उस आक्रमण में जब उनकी वध यानी कि उनका जो मृत्यु है उनका वध कर देते हैं ये, और उसके बाद अपना
फिर से जो एक वंश है उसकी स्थापना करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंग वंश की स्थापना करते हैं। और उसके बाद इन्हीं के शासन काल में ऐसा माना जाता है कि यमन आक्रमण हुआ था। इनका जो सेनापति था, आपको बता दें कि सेनापति का नाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें कि सेनापति जो थे, सेनापति इनका नाम था वसुमित्र। आपको कहीं पे वसुमित्र भी देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पर जो इनके शासन है वो हमें देखने को मिलेंगे। वसुमित्र मित्र। इस प्रकार से हम जो आगे है, अब हम देखेंगे इनके शासन काल में जो हमें विद्वानों की संख्या है वह अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। जो सबसे महत्वपूर्ण और जो प्रमाण विद्वान थे, तो आपको बता दें इनके शासन काल में शुंग वंश में ऐसा कहा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुंग वंश में कौन से ऐसे दो विद्वान थे जिनके नाम आपसे पूछे जाएंगे और आपको उनके नाम बताने होंगे। तो आपको बता दें इनके शासन काल में दो प्रमुख विद्वान थे, दो प्रमुख विद्वान थे। जो पहले थे वो पतंजलि थे। आपको बता दें कि जिन्होंने महाभाष्य की रचना की है, यानी जिन्होंने महाभाष्य की रचना की है पतंजलि, वह थे पतंजलि। इन्होंने इनको इनको पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित कहा जाता है। इनको शुंग का पुरोहित कहा जाता है। और इनके बारे में और जो हमें बातें हैं वो देखने को मिलती है। आपको मैंने बताया कि जो ये अयोध्या अभिलेख है, यहाँ पे हमें अयोध्या में ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि जो वहां पे अश्वमेध यज्ञ हुआ था, यानी कि अश्वमेध यज्ञ हुआ था, उसको कराने का जो श्रेय था वो इन्हीं को दिया जाता है। यानी कि पतंजलि को ही अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ कराने का श्रेय दिया जाता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इनको जो वध कराने का सॉरी माफ कीजिएगा, इनको यज्ञ कराने का जो श्रेय है वो दिया जाता है। और इसके बाद हम देखेंगे इनके बारे में, इनको परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। इनको कलयुग का सॉरी माफ कीजिएगा, इनको कलयुग का, इन्हें शेषनाग का अवतार कहा जाता है। पतंजलि को शेषनाग का अवतार कहा जाता है। इस प्रकार से जो हमने एक जो पतंजलि थे, इनके जो पुरोहित थे, इनके बारे में जो हमने वर्णन किया वो आपको बता दिया। अब इसके बाद जो हमारे दूसरे, यानी कि ये तो पहले थे, मैंने आपको बताया था कि दो विद्वान के यहाँ पे प्रमुख थे, तो आपको बता दें जो दूसरे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो दूसरे हैं उनका नाम है मनु। आपको याद रखना है कि मनु इन्हीं के शासनकाल में हुए। मनु, जिन्होंने, आपको पता है कि मनु ने मनुस्मृति नामक एक जो ग्रंथ है उसकी रचना की है। मनु ने मनुस्मृति नामक ग्रंथ की रचना की है।
वह इन्हीं के शासनकाल में हुआ है। आपको बता दें ये चीज इंपॉर्टेंट, दो के दोनों जो मैंने आपको बताया पतंजलि के बारे में और मनु के बारे में, आपसे पूछे जाते हैं कि मनु किसके शासनकाल में थे और जो पतंजलि थे वो किसके शासनकाल में थे, और उनके बारे में जो वर्णन मैंने आपको बताया। ऐसा भी आपसे पूछा जाता है कि शेषनाग का अवतार किसको कहा जाता है, यानी कि मनु को कहा जाता था। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और आप उसी के आधार पे इनमें से जो सही होगा उसे आपको करना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो एक बातें थी वो आपको बता दी। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं आगे की जो क्लास है वो कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इनके बारे में, यानी कि आपको बता दूं एक पॉइंट यहाँ पे लिखने का और मेरे पास जगह है तो मैं आपको बता दूं इनके बारे में जो हमें, और पुष्यमित्र शुंग के बारे में जो हमें और एक वर्णन देखने को मिलता है वो बाणभट्ट के हर्षचरित, सॉरी माफ कीजिएगा, बाणभट्ट के हर्षचरित में, बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में पुष्यमित्र शुंग को अनार्य कहा गया है, तो इस प्रकार से जो मैंने एक आपको पुष्यमित्र शुंग के बारे में जो प्रारंभिक जीवन है उनके बारे में आपको बता दूं, तो जो पुष्यमित्र शुंग थे वो सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे। इनका जो धर्म था वो ब्राह्मण था। आपको बता दें ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, यानी कि पुष्यमित्र जो शुंग थे इनका जो धर्म था वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। और इन्हें जो अनार्य कहा गया है इसका भी एक कारण है, एक रीजन है, हमें देखने को मिलता है कि दिव्यावदान में हमें ऐसा एक वर्णन देखने को मिलता है कि इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के बारे में कहा है और ऐसा प्रण लिया है कि अशोक ने जो 34,000 स्तूप का निर्माण करवाया था उनको समूल नष्ट करने का जो प्रण था वो इन्होंने लिया था। उसके बाद आप देखेंगे कि वसाट में, माफ कीजिएगा, वसाट नामक एक जगह है, वहां पर का एक वहां पे जब ये पहुंचते हैं तो वहां पे ये कहते हैं, एक घोषणा कर देते हैं कि अगर किसी ने मुझे एक बौद्ध भिक्षु का मस्तक ला के दिया तो मैं उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, यानी कि जो उस समय का पैसा था वो 100 स्वर्ण मुद्राएं जो थी वो यह देने का जो है वचन करते हैं। तो इस प्रकार से जो इनकी भ्रांति है वो भी हमें देखने को मिलती है, लेकिन इस पे भी टिप्पणी करते हुए हमें और भी जो इतिहासकार हैं उनके बारे में हमें वर्णन देखने को मिलता है। वो कहते हैं कि अगर ये कट्टर बौद्ध विरोधी थे तो इन्होंने जो एक सांची का स्तूप है, आपको बता दें कि सबसे पहले जो सांची का स्तूप हुआ करता था वह लकड़ी के मंडप से बना हुआ था, यानी कि लकड़ी के जो उसका प्रांगण था, यानी कि जो उसका एक मंडप तैयार किया गया था वह लकड़ी का हुआ था और उसी को इन्होंने पाषाण का, यानी कि आप देखेंगे कि पत्थर का जो बना हुआ है वह इन्हीं के शासन काल में उसको बनाया गया था। यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप का जो एक प्रांगण था जो कि पहले लकड़ी का हुआ करता, यानी कि काठ का हुआ करता था, उसको पुष्यमित्र शुंग ने लकड़ी का, सॉरी माफ कीजिएगा, उसे पाषाण का करवाया था। अगर ये बौद्ध विरोधी होते तो ये ऐसा कार्य काहे करवाते। तो ऐसा जो है हमें वर्णन जो स्टेटमेंट है वो आगे देखने को मिलेगा, हम उसके बारे में आगे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारी एक समझ, एक जो मैंने आपके लिए एक डेवलप कराने का प्रयास किया है वो इसी प्रकार से है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं आगे की जो क्लास है आपके लिए कंटिन्यू करता हूँ। और आपको एक बात और बता दूं कि ये जो मैंने स्रोत लिखवाए हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये आपको किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे स्रोत हर एक, अगर वंश कोई भी हो उसका आपसे स्रोत जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो आपको इस बात को नोट रखना है, ये जो स्रोत है वो आपके काफी ज्यादा जो है वो कार्य आने वाले हैं। तो इस प्रकार से मैंने स्रोतों की बात कर दी। अब हम बात करेंगे जो यवन आक्रमण है। अब हम देखेंगे कि यवन आक्रमण के बारे में। यवन आक्रमण के बारे में आपको बता दूं, यवन आक्रमण के बारे में हमें एक ऐसा उल्लेख देखने को मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही यवन आक्रमण हुआ था और उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने ही
जो यवन आक्रमण थे इसको परास्त किया था, और वसुमित्र नामक जो इनके सेनापति थे, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वसुमित्र थे वो इनके सेनापति थे। तो मैंने अब एक पॉइंट तो आपका ये है कि इन्हीं के पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यवनों ने आक्रमण किया था। पुष्यमित्र शुंग के बारे में आपको बता दें कि यवनों का आक्रमण जो है वो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे शक आक्रमण कब हुआ था ये भी पूछा जाएगा, तो मैं आपको जब गुप्त शासनों के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको वहाँ पे जो हुड है और जो शक शासक है जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया था, यानी कि आक्रमण शक जाति का, और जो हमें बाकी की चीजें जो है वो मैं आपको आगे की क्लास में आपको बताऊंगा। तो अभी हम यवन शासकों के बारे में बात करते हैं। तो यवन जो शासक थे वह इन्हीं के शासनकाल में भारत पे आक्रमण करते हैं, और उसके बाद इनके जो सेनापति थे मैंने आपको बताया कि वसुमित्र थे। मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, इनके सेनापति वसुमित्र थे। तो एक जो हमारा मैंने एक जो आपको सेंटेंस जो बताए हैं उसी प्रकार से हमारे जो है वो आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। और आपको बता दूं कि जब हमें एक मालिका अग्निमित्र का मैंने आपको वर्णन बताया था, तो उसके बारे में जो एक स्टेटमेंट है वो भी मैंने आपको बताया था कि एक जो मालिका अग्नि यानी कि जो मालविका है वह एक नायिका है, और जो अग्निमित्र है वो एक नायक है, यानी कि जो इनके पुत्र है यानी कि पुष्यमित्र शुंग के जो पुत्र है उनका नाम है अग्निमित्र। तो अग्निमित्र को मालिका नामक एक नायिका से प्यार हो जाता है, और उसका भी वर्णन जो है वो इसी युद्ध के बाद में देखने को मिलता है। और उसके बाद एक बात और आपको बता दूं कि कालिदास के अनुसार इस युद्ध में जो पुष्यमित्र शुंग है वो जीत जाते हैं, यानी कि पुष्यमित्र शुंग जीत जाते हैं। इस युद्ध में मित्र शुंग जीत जाते हैं, और इसमें यवनों का जो है वो हार होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जीत जाते हैं, और यवनों का हार जो है वो होता है। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया कि कालिदास ने इनके बारे में जो वर्णन है वो किया है। उसके बाद हमें जो अब इनके अश्वमेघ यज्ञ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। कि मैंने आपको यवन आक्रमण के बारे में बता दिए, यवन आक्रमण जो है वो दो हुए हैं। आपको एक बात और बता दूं, अभी आगे जब हम अगले शासक के बारे में देखेंगे तो वहां पे भी हमें एक यवन आक्रमण जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम जो देखेंगे कि अब इनका देखेंगे अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ, तो हम अब अश्वमेघ यज्ञ के बारे में जो हमें देखने को मिलता है, इनके जो एक मंत्री हैं यानी पुष्यमित्र शुंग के जो एक मंत्री हैं जिनका नाम है सॉरी माफ कीजिएगा, इनके एक मंत्री हैं वहां के, यानी कि अयोध्या के एक मंत्री हैं जिनका नाम है धनदेव। धनदेव देव जो है उनका ही अभिलेख है। आपको बता दें कि अयोध्या अभिलेख, इसका जो निर्माण है, यानी कि वहां के जो उस समय के राज्यपाल कह लीजिए या वहां के शासक कह लीजिए, वो जो थे वो धनदेव थे। और इन्हीं में यह वर्णन हमें देखने को मिलता है कि यवनों ने इन पर आक्रमण किया था, और यह आक्रमण में जीते थे। और इन्होंने आक्रमण के उत्सव स्वरूप, यानी कि जब जीत उनको हासिल हुई तो उसके उत्सव स्वरूप इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया, अश्वमेघ यज्ञ किया का आयोजन किया था। और ये आक्रमण जो था वो 2 बार हुआ था, सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो यज्ञ हुआ था वो 2 बार हुआ था। ये सब हमें वर्णन देखने को अयोध्या अभिलेख में मिलता है जो धनदेव का है। वहाँ के वो शासक थे, तो उन्होंने इनका निर्माण करवाया था, और उन्होंने बताया था कि जो इनका जो वर्णन हमें है वो देखने को मिलता है इनके 2 युद्ध के बारे में और 2 अश्वमेध यज्ञों के बारे में हमें जो वर्णन है वह देखने को मिलता है। तो उसके पश्चात हम देखेंगे कि इनका जो एक और युद्ध होता है वो विदर्भ के साथ होता है, यानी कि विदर्भ के साथ
इनका युद्ध होता है। जैसा कि आपको बता दूं कि जब विदर्भ में अग्निमित्र जाते हैं तो वहीं पे इनको जो है वो प्रेम जो एक प्रसंग है हमें वहां पे देखने को मिलता है कि विदर्भ पे जब आक्रमण करते हैं वहां पे देखते हैं। अश्वमेध का एक आपको प्रारूप जो है वो बता दूं कि प्राचीन काल में जो अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे उसमें एक अश्व होता था जिसकी पूजा कर करके और उसको विचरण के लिए दिया जाता था और उसपे एक ऐसा चुनौती लिखा जाता था कि जिस राज्य में इस राज्य यानी कि जो शासक अश्वमेध यज्ञ करता था उसे चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया जाता था और उसी के छत्र छाव में सारे राज्य जो राजा होते थे वह अपना करते थे और उनको कुछ लगान और या जो उनकी एक प्रभुत्ता है उसको मानते थे, स्वीकार करते थे। और जिस राजा ने इस चुनौती को नहीं मानते थे वह इनसे युद्ध करते थे। तो जो एक प्रारूप होता था वो यही होता था कि में अश्वों को ऐसे खुला छोड़ दिया जाता था और उसके बाद वह जिस राज्य में जाता था अगर वह राज्य उनका अधीनता स्वीकार करता था तब तो ठीक है, अगर नहीं स्वीकार करता था तो उनके साथ इनका युद्ध होता था और उनसे विजय प्राप्त करने के बाद फिर से अश्वों को छोड़ दिया जाता था और वहां पर जो सारी बातें होती थी यानी कि जो वहाँ के शासक थे वहाँ पे इन्हीं का कोई सेनापति या कोई इनका जो एक अमात्य होता था उसको वहाँ पे नियुक्त कर दिया जाता था। इस प्रकार से आप देखेंगे जो एक राज्य है यानी आपको भारतवर्ष में आपको कई प्रकार के जो अश्वमेध यज्ञ हैं वो देखने को मिलते हैं। आपको प्राचीन काल में हमें 3 प्रकार के यज्ञ जो हैं वो देखने को मिलते हैं। पहला है अश्वमेध यज्ञ, दूसरा है आपको एक बता दें एक और यज्ञ होता था जो रथों पे जाया जाता था, उसमें भी एक बल प्रदर्शन जो होता था उसमें किया जाता था, अश्वमेध यज्ञ है। और इसके बाद हमें एक और यज्ञ देखने को मिलता है जिसका प्रारूप हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो आगे की जो अब हमारी क्लास प्राचीन काल में होंगी तो वहाँ पे मैं यज्ञों के बारे में जब पढ़ाऊंगा आपको तो सारे यज्ञों के बारे में बताऊंगा, वहाँ पे जो देवी देवताओं होते थे, वहाँ पे जो रीति रिवाज हुआ करते थे, वो सारी जो बातें हैं वो आपको मैं आगे की क्लास में जब हमारी वहाँ पे क्लास पहुंचेगी तो बता दूंगा। क्योंकि ये अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये थोड़ा जो बल्कि हो जाएगा, तो इस प्रकार से मैं टॉपिक को चेंज ना करते हुए आपको यहीं पे समझाते हुए और चलता हूँ। तो विदर्भ के साथ जब इनका युद्ध होता है तो अग्निमित्र भी यहाँ युद्ध में जाते हैं और इनको ही उस समय प्रेम जो है मालविका के साथ होता है और उसके बाद कालिदास जो है वो इन्हीं की एक जो प्रेम प्रसंग है, एक जो नायक और नायिका का जो भूमिका है वो इन्हीं का निभाते हैं और इसी प्रकार से हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा पर भी आक्रमण किया था, जो कि मैंने आपको बताया कि जो उस समय के वहां के शासक थे उनका जो नाम था वह अग्निमित्र सॉरी माफ कीजिएगा यज्ञसेन था। जो यहाँ विदर्भ के शासक थे उस समय वह यज्ञसेन थे। यज्ञसेन थे और इनके साथ युद्ध किसने किया था, वो थे अग्निमित्र। यज्ञसेन के साथ मित्र ने युद्ध किया था और जीता भी था। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको बताए तो ये थे यज्ञसेन और इनको एक ऐसा कहा जाता है कि शुंगों के जो यज्ञसेन थे एक वंशज थे और इनको जन्मजात यानी कि इनका शत्रु माना जाता था। जो यज्ञसेन थे इन्हें शुंगों का शत्रु माना जाता था। यज्ञसेन को शुंगों का शुंग वंश का कह सकते हैं, शुंग वंश का जन्मजात शत्रु जो होते हैं यानी कि जो एक शत्रु होते हैं उनको कहा सदैव शत्रु रहने वाले, ऐसा कुछ कह सकते हैं आप। जन्म से शत्रु थे, ऐसा हमें जो वर्णन है वो देखने को मिलता है। इन दोनों के बीच सांप और नेवले का जो एक युद्ध था वो हुआ करता था, हमेशा हुआ करता था। तो इस प्रकार से जो हमें वर्णन है वो देखने को मिलता है। और इसी राज्य की कन्या पर एक कन्या थी जिनका नाम था मालिका, मैंने आपको कई बार बताया। तो वो जो मालविका थी उन्हीं के ऊपर इनका जो प्रेम प्रसंग है वो स्टार्ट होता है। तो उसके बाद का जो चीज है वो हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि धनदेव के अयोध्या अभिलेख में जो हमें इनके इस जीत का भी हमें जो वर्णन है वह देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो हमें इनके बारे में जो जानकारी है यज्ञ के बारे में वो हमारी जानकारी यहीं तक रहेंगी, क्योंकि अभी जो दूसरा यज्ञ है वो भी हमें देखने को मिलता है। पहला यज्ञ जो है वह यवनों से जीतने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और जो दूसरा अश्वमेध यज्ञ है
वह विदर्भों से जब इनका जीत हो जाता है तो उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आपको मैंने दोनों अश्वमेध यज्ञ के बारे में बता दिया और इनकी जो जानकारी हमें देखने को मिलती है वो अयोध्या के अभिलेख में देखने को मिलती है। जो वहाँ के उस समय के राज्यपाल कह लीजिए या वहाँ के शासक कह लीजिए या उपराजा कह लीजिए, वो धनदेव थे। तो उन्होंने अपना एक जो अभिलेख था उसमें ये सारी चीजें उसमें लिखवाई है। इन्होंने ऐसे ऐसे सारी जो हमें बातें हैं, एक जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमें वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे तो पुराणों के अनुसार मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनका जो एक पुष्यमित्र शुंग का जो एक शासन काल था वह इतना ही था कि इनकी 36 वर्ष, 36 या 35, कहीं पे आपको 36 मिलेगा, कहीं पे 35 वर्ष इनकी जो यहाँ पे मैं 36 वर्ष इन्होंने शासन किया था। एक बात और आपको बता दूं कि इनके जो राजधानी थी, यानी कि आप देखेंगे कि तक्षशिला प्राचीन काल से है, जब उदयन ने वहां पे बसाया था उसके बाद से अभी तक जो तक्षशिला है वो तक्षशिला ही है। यानी कि इनकी जो राजधानी है वो चाहे जो शासक रहे हो, चाहे मर वंश रहा हो और चाहे आपको शुंग वंश रहा हो, आपको कई ऐसे तमाम वंश देखने को मिले होंगे। अब तक हम लोग ये 5वां वंश पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि अभी तक यहाँ की जो राजधानी है वो तक्षशिला ही है। मगध की जो राजधानी है वो तक्षशिला है। मगध की राजधानी तक्षशिला है। जब मैंने आपको बाकी के वंशों के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि उदयन का यानी आप काला अशोक के बारे में देखेंगे तो वहाँ के जो शासक थे उन्होंने एक बार कौशाम्बी पे उनके पिताजी ने हस्तांतरित किया था। तो वहाँ से काला अशोक ने फिर से वापस अपने राज्य में इसको यहाँ की राजधानी जो थी उसको फिर से पाटलिपुत्र में हस्तांतरित किया था। तो एक तरफ से आप देखेंगे कि पाटलिपुत्र एक प्राचीन राजधानी जो है वो हमें देखने को मिलती है। और हमें एक पाटलिपुत्र के ऊपर जब हमें लिखना होता था तो उस समय मुझे याद है एक पाटलिपुत्र के ऊपर हमें एक जो टिप्पणी हुआ करती थी वो हमें लिखना पड़ता था। इस आधार पे हम देखेंगे कि अब हम एक आपको मैं एक ऐसा सीरीज चलाने की सोच रहा हूँ जिसमें आपको इन सभी जो छोटे मोटे एक नगर हैं, जिनके जो प्राचीन नगर हैं उनके बारे में एक पूरी विस्तृत जो जानकारी है वो मैं आपको दूंगा। चाहे वो मथुरा हो, चाहे तक्षशिला हो, चाहे आपका ये पाटलिपुत्र हो। यहाँ पे मैंने लगता है गलती से लिख दिया है, यहाँ पे पाटलिपुत्र होना चाहिए, पुत्र पाटलिपुत्र हो। इन सभी का जो हमें वर्णन है वो देखने को उसमें हमें देखने को मिलेगा, ताकि वो चाहे वो कौशाम्बी हो, लुम्बिनी हो, ऐसे तमाम जो सारे हमारे प्राचीन राज्य हैं उनके बारे में जो हमारा वर्णन होगा उसके बारे में हम देखेंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि दिव्यावदान में भी जो मैंने आपको पहले ही बताया कि दिव्यावदान में हमें शुंग वंश के बारे में जो जानकारी मिलती है कि शुंग वंश को बौद्ध धर्म का एक नाशक कहा गया है, एक वो कहा गया है। दिव्यावदान के अनुसार शुंग वंश को पुष्यमित्र पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का नाशक कहा है। का नाशक। तो आपको बता दूं कि एक हमें ऐसा दिव्यावदान में जो एक वर्णन हमें जो है वो देखने को मिलता है कि पुष्यमित्र ने अशोक के 84,000 यानी कि आप देखेंगे 84,000 जो स्तूप है उसको नष्ट करने का जो एक संकल्प था वो पुष्यमित्र शुंग ने लिया था। यानी कि बता दें आपको अशोक के 84,000 स्तूप नष्ट करने का जो एक संकल्प था वो इन्होंने लिया था। उसके बाद हमें देखने को ऐसा मिलता है, एक और वर्णन हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने वसाट नामक एक जगह है जिसका नाम है वसाट, वहां पर ऐसा स्टेटमेंट दिया कि जो व्यक्ति मुझे एक बौद्धों का सर यानी कि जो एक बौद्ध भिक्षु है उसका सर ला के देगा तो मैं उसको 100 मुद्राएं उपहार स्वरूप दूंगा। यानी कि जो व्यक्ति एक बौद्ध
एक बौद्ध भिक्षु का सर लाकर देगा उसे मैं और 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो इस प्रकार से जो हमारे इनके धर्म विरोधी होने का जो हमें प्रमाण है, इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। लेकिन हमें एक जो आज के आधुनिक, आपको बता दें कि जो आधुनिक शोध हुए उसमें हमें ऐसा वर्णन देखने को मिला कि इन्होंने ही पुष्यमित्र शुंग ने ही जो सांची का स्तूप था, मैंने आपको पहले ही बताया कि सांची का स्तूप का पुनर्निर्माण, स्तूप का पुनर्निर्माण और भरहुत स्तूप का भी इन्होंने निर्माण जो कार्य है वो करवाया था। भरहुत स्तूप को भी इन्होंने निर्माण करवाया था, निर्माण तो नहीं करवाया था, उसको बनवाया था। और आपको सांची स्तूप का भी जो एक प्रांगण है जो कि लकड़ी का हुआ करता था, काठ का हुआ करता था, उसको इन्होंने पाषाण का करवाया था। तो इस प्रकार से जो हमें इनके बारे में वर्णन देखने को मिल जाते हैं, इन्होंने इतने जो धर्म के कार्य हैं वो किए हैं। तो इस प्रकार से ये जो बातें हैं वो निरर्थक हमें सिद्ध होती हैं। लेकिन एक जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि ये किसके अनुसार है, तो आपको जो सारी बातें हैं वो आपको समराइज करते हुए मैं चल रहा हूँ, ताकि आपको जो जितनी भी जानकारी है वो इसी प्रकार से हमें देखने को मिले। उसके बाद हमें पुष्यमित्र के शासक जो अग्निमित्र हैं, अब आपको बता दें कि इनकी मृत्यु के बाद जो शासक बनते हैं वो अग्निमित्र हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही, इनकी मृत्यु के बाद अग्निमित्र शासक बनते हैं। हमें इस वंश में चार शासकों के बारे में, और जो कि 112 वर्ष तक उन्होंने शासन किया है। 110 वर्ष कहीं मिलता है, कहीं पे 112 वर्ष। तो आपको बता दूं कि इनके वंश के बारे में आपको बता दूं कि 100 पुराणों के अनुसार 110 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, यानी इस वंश ने शासन किया था मगध पे। 110 वर्ष तक मगध पर शासन किया था। तो इस प्रकार से जो हमें एक वर्णन है वो देखने को मिल जाता है। तो मैंने आपको जो सारी बातें थी इनके बारे में वो बता देते हैं। बाकी की जो इनकी जो कुछ भागे हैं वो थोड़ी सी टूटी फूटी हमें देखने को मिलती है, जो क्रमशः इनके जो हैं वो मिलते नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि इस वंश का जो अंतिम शासक था उसका जो नाम था वह देवभूति था। तो हमें जो हमारी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बताया। अग्निमित्र के बारे में मैंने बताया, पुष्यमित्र के बारे में बताया, ये दोनों जो उस वंश के फेमस शासक थे तो उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे जो पूछा जाता है कि इस वंश के अंतिम शासक कौन थे, यानी इस वंश के अंतिम शासक देवभूति थे। देवभूति थे। इनका जो वध होता है वह हमें 73 ईसा पूर्व के आसपास देखने को मिलता है। 73 दिख रहा है आपको? हाँ, 73 ईसा पूर्व के आसपास हमें इनका जो वध है वह देखने को मिलता है। उसके बाद आपको बता दूं कि जो इनका वध होता है, इनका जो वध है वह एक वसुदेव थे, जो कि ये भी ब्राह्मण ही थे। आपको बता दें कि जब आपको अभी इनके वंश के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि वसुदेव, इनकी हत्या वसुदेव ने कर दी और एक नए वंश की नींव डाली, एक नए वंश का, जिसका नाम है कर्ण वंश। कर्ण वंश, इसके जो संस्थापक थे वो वसुमित्र थे। इन्होंने शुंग वंश के अंतिम शासक जो थे, इनका नाम था, जो देवभूति थे, देवभूति की हत्या करके इन्होंने कर्ण वंश की नींव डाली। हालांकि कर्ण वंश के बारे में हमें जो ज्यादा जानकारियां वो देखने को नहीं मिलती, और छोटी मोटी जो जानकारियां वो मैं आपको बता देता हूँ कि कर्ण वंश के बारे में हमें यह जानकारी मिलती है कि जो देवभूति थे इनकी हत्या करी थी वसुमित्र ने
शुंग वंश के अंतिम शासक शुंग वंश के अंतिम शासक जो थे वह थे देवभूति। इनकी जो हत्या है वो वसुदेव जो है वो कर देते हैं, इनकी हत्या देव कर देते हैं। उसके बाद एक नए वंश की नींव डालते हैं जिसका नाम है कर्ण वंश। मैंने आपको बताया ये जो थे इनका नाम था, जो इस वंश के संस्थापक थे यह थे वसुदेव, जिन्होंने इस वंश की जो स्थापना है वो कब की थी, आपको बताया मैंने कि 73 ईसा पूर्व, 73 ईसा पूर्व में इन्होंने इस वंश का जो है वह निर्माण किया था, यानी कि इस वंश को बसाया था। तो इसके बाद हम देखेंगे हमें पुराणों में जो यह वंश है वो ज्यादा दिन तक चलता हुआ नहीं दिखता। इस वंश की जो टोटल अवधि है वो 45 वर्ष तक की है। आपको बता दें इस वंश का जो टोटल अवधि है वो 45 वर्षों तक का है, 45 वर्ष तक का है। और इस पे जो शासक हुए, यानी कि जो इस पे शासक करने वाले शासक थे वो टोटल 4 आपको शासक देखने को मिलते हैं, यानी कि 4 शासकों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। 4 शासकों का उल्लेख देखने को मिलता है। इस प्रकार से जो हमारे इनके जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट था, कर्ण वंश ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बारे में जो हमें हमारी जानकारी है वो थोड़ी सी इधर उधर है। आपको बता दें कि एक जो इस वंश के नारायण, यानी कि आपको बता दें कि इस वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था नारायण। तो नारायण की जो हत्या है, आपको बता दें एक छोटा मोटा जो मैंने आपको समझ थी वो बता दी। यहाँ पे जो शायद 45 वर्ष है, यहाँ पे 36 वर्ष होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे 36 वर्ष इस जो कर्ण वंश था इसकी जो अवधि थी वो 36 वर्षों का था। और उसके बाद इस वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था नारायण की हत्या कर, यानी कि देख रहे हैं कि ये जो शासक है वो ज्यादा योग्य जो थे वो नहीं होते हैं। इस प्रकार से इनकी हत्या कर एक सिमुक नामक आपको शासक मिलेंगे, सिमुक। अभी अब हमारा जो अगला पॉइंट है, सिमुक ने इनकी हत्या की। हत्या कर एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था सातवाहन वंश की नींव डाली सिमुक ने। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिए जो हमारे पुष्यमित्र शुंग यानी कि शुंग वंश जो था उसके बारे में मैंने आपको बताया। कर्ण वंश के बारे में हमें ज्यादा जानकारी हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बारे में जो हमारी एक बेसिक जानकारी है उसके बारे में पूछा जा सकता है कि वो कितने वर्षों तक थे, वहाँ के शासक कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे। तो मैंने वो सारी बातें जो आपको थी इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दी। और इस वंश के बारे में जो ज्यादा जानकारी है वो देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे 4 शासक टोटल है वो हमें देखने को मिलते हैं और इन्होंने 36 वर्ष तक शासक किया था। इनके जो अंतिम शासक थे उनका नाम था नारायण, यानी कि जो अंतिम शासक थे कर्ण वंश के उनका नाम था नारायण। और उनकी हत्या सिमुक नामक एक जो शासक है, आपको दिखाएंगे कि जो हमारा जो अगला क्लास है वो सातवाहन वंश है। तो सातवाहन वंश में हमें इनके बारे में जो जानकारी है वो देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जो मैंने एक शुंग वंश के बारे में और एक कर्ण वंश के बारे में जो एक हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट था उन सभी के बारे में हमने एक पूरी बात जो थी वो कर डाली। और उसके बाद इनके साथ जो हमारा इंपॉर्टेंट था वो सारी भी बातें हमने आपको बताई। जो प्रमाण थे वो भी मैंने आपको बताए, उनके बारे में जो हमें वर्णन देखने को मिलते हैं दिव्यावधान या महावंश में, वो सारी बातें जो थी मैंने आपको इस प्रकार से एक वर्णन करते हुए आपको जो जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी। इस प्रकार से जो हमारा इस क्लास का मोटिव था वो अभी तक जो है वो सही से चला। तो इस प्रकार से हमारी जो क्लास थी वो यहीं पे रही। एक बात और आपको बता दें कि एक नारायण जो यहाँ पे मैंने नारायण वंश लिखा है, सॉरी जो मैंने नारायण वंश जो नारायण मैंने नाम लिखा है ये यहाँ पे नारायण नहीं होंगे। आपको बता दें, सॉरी माफी चाहूंगा कि यहाँ पे नारायण नहीं होंगे, यहाँ पे सिमुक शर्मा ऐसा नाम हमें देखने को मिलता है। इनका जो नाम है वो हमें
सुशर्मा मिलता है, सुशर्मा। माफी चाहूंगा इस चीज के लिए कि आपको बता दूं कि इस वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था सुशर्मा, और इन्हीं की हत्या सिमुक ने कर दी थी, और उसके बाद यह एक सातवाहन वंश का नींव डालते हैं। तो अब हमारा जो अगला क्लास है वो सातवाहन वंश के ऊपर ही आधारित होगा। तो इसी प्रकार से जो हमारे क्लास है वो आगे आपको मिलते रहेंगे। अगर मेरा क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हाँ, हालांकि छोटी मोटी गलतियां जो है मुझसे, मिस्टेक जो है वो हो जाती हैं, तो इस प्रकार से मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगा। हालांकि क्लास बनाने में जो मुझे ये सारी सामग्रियां जो हैं वो इकट्ठा करने में थोड़ा सा समय लगता है, तो इस प्रकार से मेरी जो क्लास है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। इस प्रकार से मैं अब से जो है ये इस बात की पूरा इस बात का ध्यान रखूंगा कि हमारी जो क्लास है वो टाइम टू टाइम हमको मिलती रहे। मैं आपको प्रोवाइड कराता हुआ चलो, इन सभी के बारे में जो सामग्रियां हैं वो आपको देता हुआ चलो। तो जो इन सभी के बारे में जानकारी थी मैंने आपको दी, उस शुंग वंश के बारे में और कर्ण वंश के बारे में हमारी जो सारी जानकारी थी हो गई। उसके बाद जो हम हमारा अगला जो हमारा शासक यानी कि जो हमारा कल का क्लास होगा वो सातवाहन वंश के ऊपर आधारित होगा। तो हमारा इसी प्रकार से जो क्लास है वो डेली बेसिस पे होता रहेगा, आपको डेली क्लास मिलते रहेंगे। तो चलते हैं, जय हिंद। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते। चलते हैं, जय हिंद।